नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का आज सुबह निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे। 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तब से उनका पुणे के जहांगीर अस्पताल में इलाज चल रहा था। वो वेंटिलेटर पर थे। कोविड अस्पताल राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में यहाँ जो भी दिखा, इस अस्पताल में हर समय 30 से 40 मरीजों की वेटिंग है। मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जमीन पर इलाज हो रहा है। इमरजेंसी के हालात तो यही बता रहे हैं। मुख्य ब्लॉक का ओपन एरिया भी खाली नहीं है। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर पटरंगा थाना क्षेत्र के बाकरपुर गांव के पास शनिवार रात लगभग 11:30 बजे एक डबल डेकर बस आग का गोला बन गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री लखनऊ से सुबह 8 बजे रवाना होकर 9 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। देश में मात्र 2 वैक्सीन के जरिए ही टीकाकरण अभियान जारी किया जाएगा, लेकिन जल्द ही इस अभियान में एक और वैक्सीन का नाम जुड़ जाएगा। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खुराकें भी दी जाएंगी और अगले हफ्ते से ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का आज सुबह निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे। 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तब से उनका पुणे के जहांगीर अस्पताल में इलाज चल रहा था। वो वेंटिलेटर पर थे। कोरोना संक्रमित कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव सातव को एक नया वायरस ने चपेट में ले लिया है, जिससे उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, सातव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य दोबारा खराब हो गया है। डॉक्टरों को पता चला कि वह साइटोमेगालो का वायरस के संक्रमित हो चुके हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सातव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी थे। उनके निधन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए संवेदना प्रकट की है। पिछले महीने संक्रमित होने के बाद राजीव सातव ने कहा था कि हल्के फुल्के लक्षण दिखने के बाद जांच करवाई, जिससे कोरोना के संक्रमित होने का पता चला। हाल ही में दोनों में मेरे संपर्क में आए लोगों से कहना चाहता हूं कि वह भी अपने कोरोना जांच करा ले और कोरोना सुरक्षित प्रोटोकॉल का पालन करें। राजीव सातव महाराष्ट्र से राज्य के सदस्य थे। इससे पहले वो 2014 में महाराष्ट्र के हिंगोली से लोकसभा संसद जुड़े हुए थे। वर्तमान में सातव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी भी थे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने व्यवस्थाओं को हाँफने पर मजबूर कर दिया है। लगातार अस्पतालों पर लोड बढ़ रहा है, नतीजा बेड फुल है। जरूरतमंद के पास इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कोविड अस्पताल राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में यहाँ जो भी दिखा वह परेशान करने वाला था। इस अस्पताल में हर समय 30 से 40 मरीजों की वेटिंग चल रही है। मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जमीन पर इलाज हो रहे हैं। इमरजेंसी के हालात तो यही बयां कर रहे हैं। मुख्य ब्लॉक को ओपन एरिया भी खाली नहीं है। यहाँ भी मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसे हैं। इमरजेंसी के वेटिंग एरिया में 25 ऑक्सीजन पॉइंट हैं। यहाँ हर समय मरीज रहते हैं। जैसे ही वार्ड से कोई मरीज डिस्चार्ज होता है, उस वेटिंग एरिया से मरीज को कोविड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह की माने तो हर रोज तकरीबन 2400 से 2600 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। 500 से ज्यादा बैकअप हमेशा रहता है। इनका कहना है कि ऑक्सीजन के अस्पताल में कमी नहीं है, लेकिन बेड की उपलब्धता नहीं होने से हम मरीज को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर पटरंगा थाना क्षेत्र के बाकरपुर गांव के पास शनिवार रात लगभग 11:30 बजे एक डबल डेकर बस आग का गोला बन गई।
हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचाई। सूचना पर पहुंचने पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद सभी यात्रियों को पुलिस से दूसरे वाहनों से रवाना कर दिया। बताया जा रहा है कि बस की एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस समय बस में तकरीबन 90 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से निकाल दिया गया है। बस जालंधर पंजाब से बिहार के पूर्णिया जा रही थी। आग तेजी से बस में फैलने से पहले ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और यात्रियों को दूसरे वाहनों के उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री लखनऊ से सुबह 8 बजे रवाना होकर 9 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर कोरोना की स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पहले गाजियाबाद का निरीक्षण कर फिर नोएडा में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी इसके बाद मेरठ के लिए रवाना होंगे। वहीं 17 मई को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी का दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। शाम 5 बजे तक वह मेरठ में रहेंगे। कोरोना मरीजों के इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री प्रदेश भर में दौरा पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद 17 मई को मुजफ्फरनगर में निरीक्षण करके दोपहर करीब 1:30 बजे राजकीय विमान से सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। वहां से वाया कार सीधे सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आगरा, गोरखपुर, मथुरा समेत कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। गुरुद्वारा और गुरुवार अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि एएमयू में शिक्षकों की हो रही मौत की हकीकत जानने आया हूं। उन्होंने कहा कि एएमयू में 16 से 10 मौतें कोरोना से हुई हैं। अधिकांश शिक्षकों ने वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली थी। सीएम योगी ने मथुरा में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है। पिछले 12 दिनों में पूरे प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या कम हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की पहली लहर में L1, L2 और L3 अस्पताल थे। पहली लहर में एक पॉजिटिव व्यक्ति L1 अस्पताल में ही ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरी लहर में स्थिति बदलती है। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। देश में मात्र 2 वैक्सीन के जरिए ही टीकाकरण अभियान किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इस अभियान में एक और वैक्सीन का नाम जुड़ जाएगा। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ रूस वैक्सीन स्पुतनिक वी भी खुराक भी दी जाएंगी और अगले हफ्ते से यह वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। आज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची है। वैक्सीन के भारत पहुंचने के बाद रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने इस वैक्सीन को रशियन इंडियन वैक्सीन का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के असर के पूरे दुनिया में चर्चे हैं। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पुतनिक वी कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर है। इसके अलावा रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने जानकारी दी कि भारत में खुराक वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के उत्पादन भी जोड़ दिया है। एन कुदाशेव ने कहा कि रूसी के जानकारों ने इस वैक्सीन को कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावशाली बताया है। यही नहीं, रूसी राजदूत ने स्पुतनिक वी को रशियन इंडियन वैक्सीन तक कह डाला है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा है कि उम्मीद करते हैं कि स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में धीरे धीरे बढ़ेगा और कंपनी मिलकर एक साल में 85 करोड़ खुराकें तैयार करेगी। बता दें कि देश में पहले से ही 2 वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। अब ऐसे में स्पुतनिक वी के बाजार में उपलब्ध हो जाने से वैक्सीन में तेजी तो आएगी, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकेंगे। देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अप्रैल महीने से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को आपात मंजूरी दे दी गई है। कुछ शर्तों के साथ इस वैक्सीन को आपात मंजूरी दी जाएगी। चीन का दुस्साहस तो देखिए। अब वह अमेरिका जो खुलेआम चुनौती देने से भी नहीं हिचक रहा। चीन को सुपर पावर बताते हुए अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर युद्ध छिड़ा तो उसमें अमेरिका ही हार होगी। इस खबर को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पात्र मानना चाहिए। इसमें प्रकाशित बात सरकार का बयान मानी जाती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के सैन्य अभ्यास में अमेरिका के भी शामिल होने पर कही है। इससे पहले गुरुवार को चीन ने कहा था कि दक्षिणी जापान में हो रहे इस सैन्य अभ्यास से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सैन्य अभ्यास सिर्फ
तेल ईंधन की बर्बादी है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपनी संपत्ति बताता है। वह इस पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान के दावे को नफराता है। इतना ही नहीं, ताइवान की सुप्रभुता को नकारते हुए अपने हिस्सा बताता है। जापान के हिस्से के समुद्र को भी पूर्वी चीन सागर बताते हुए चीन उस पर अपना अधिकार जताता है और जब तब वहां पर अपने जंगी जहाज बेचता है, लड़ाकू विमान आकाश में उड़ाता है। दक्षिण चीन सागर को लेकर दोनों देशों में अगर युद्ध छिड़ा तो इसमें अमेरिका की हार होगी। अमेरिकी विशेषज्ञ एलेक्स महालेसचिव इस संप्रदाय को चीन की बेचैनी का सबूत मानते हैं, जो क्षेत्र में बढ़ती अमेरिका की ताकत को लेकर चिंतित है। क्षेत्र में अमेरिका की लगातार सक्रियता और इससे बड़े सैन्य अभ्यास से चीन बौखला गया है, जबकि ब्रिटेन के पूर्व सांसद जॉर्ज गोलेवो कहते हैं कि अमेरिका की क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता से चीन अपनी सैन्य तैयारी तेज करेगा और दोनों देशों में टकराव की आशंका बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण काल में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के नेताओं ने कनेक्शन पर राजनीति भी तेज हो गई है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ाए और आरोपी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो शेयर किया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि जबलपुर पर निष्पात के बाद एक और निष्पात आकाश दुबे को पहचानते हैं ना, देखते हैं आप क्या कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि क्या अंकित सलूजा और दिलप्रीत सलूजा पुत्र गुरबचन सिंह भी भाजपा से ही जुड़े हैं। भोपाल में दोनों नरपिशाच इंजेक्शन का कालाबाजारी में पकड़े गए हैं। भोपाल के जेके अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के कर्मचारी और मैनेजर रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर बाहर बेच रहे थे। पुलिस ने इस मामले में जेके अस्पताल के आईटी विभाग के मैनेजर आकाश दुबे सहित 4 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने एमपी नगरी में इंदौर सीट कवर नाम से दुकान चलाने वाले दिलप्रीत उर्फ नानू सलूजा, उसके भाई अंकित सलूजा एवं ग्रीन मेडोज कॉलोनी में रहने वाले मेडिकल स्टोर संचालक आकर्ष सक्सेना को 5 इंजेक्शन के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनको मैनेजर आकाश ने अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर 16,000 रुपए में बेचे थे। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग में 14 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। घटना का पता उस समय चला जब आग की लपटें मंडी से बाहर निकलने लगी थी। घटना की सूचना तत्काल दमकल दस्ते को दी गई। दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत और 8 फायर ब्रिगेड पानी फायरिंग करने के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, जबकि कोरोना कर्फ्यू के कारण मंडी खाली थी, इसलिए कोई जानहानि की सूचना नहीं आई है। वहीं दुकानदार अग्निकांड के पीछे मंडी समिति पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि मंडी समिति काफी समय से व्यापारियों को यहां से हटाना चाहता है। ग्वालियर में लक्ष्मीगंज स्थित थोक सब्जी मंडी में शनिवार रात अचानक आग भड़क गई। कुछ ही मिनट में आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। आग लगने से मंडी के आसपास रहने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। तत्काल आग की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और मंडी प्रबंधक को दी गई। मंडी में आग की सूचना मिलते ही व्यापारी भी वहां पहुंच गए। सूचना मिलते ही दमकल दस्ता फायर ब्रिगेड के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। तत्काल आग पर काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। करीब 8 फायर ब्रिगेड पानी फायरिंग कर दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक 14 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। ये दुकानें किन की है, ये पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल को निगरानी में लेकर लोगों को पास जाने का रोका है। ग्वालियर के भीतरवाड़ से कलेक्शन कर लौट रहे मांगोरी पार्टर्स फर्म के मुनीमकर बाइक सवार 2 बदमाश चाकू उड़ाकर नकदी से भरा बैग छीन ले गए हैं। वारदात शनिवार दोपहर डबरा बितरवार रोड पर लोहारगढ़ की पुलिया है। बाइक सवार ने पहले मुनीम की गाड़ी में ऑर्किड कर रोका पर वारदात के अंजाम दिया। बैग में 1.10 लाख रुपए रखे हुए थे। वारदात के बाद बदमाश डबरा की ओर भाग गए। वारदात की सूचना मिलते ही डबरा देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया, छानबीन भी की है। घटनास्थल के कुछ दूरी पर बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में दिखे। डबरा निवासी भवी सीतलानी व्यवासी थे। उनकी डबरा में ही मां गोरी पार्ट्स नाम से फर्म है।
उनकी फर्म पर राजेंद्र पांडेय निवासी डबरा बतौर मुनीम है। बीतरवाड़ साइट की तरफ ही वसूली का जिम्मा राजेंद्र पर ही है। शनिवार दोपहर पर बीतरवाड़ से 1,10,000 रुपए का कलेक्शन कर अपने दोपहिया वाहन से वापस लौट रहे थे। अभी वह डबरा बीतरवाड़ रोड पर लोहगढ़ की पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। अभी मुनीम कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाइक सवार एक युवक उतरा और गले पर चाकू अड़ा दिया। बदमाश ने उनके कंधे पर टंगा काले रंग का बैग छीन लिया और धक्का देकर बाइक पर सवार होकर भाग गई। घटना के बाद मुनीम ने उनका पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन वह हाथ नहीं आए। तत्काल मामले की सूचना पुलिस और अपने फर्म के मालिक को दी। तत्काल डबरा देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों की छानबीन शुरू कर दी है। इंदौर में एक बुजुर्ग जिंदगी बचाए रखने के लिए अनूठी सीख दे रहे हैं। दरअसल इंदौर के समीप राऊ रंगवासी के 27 वर्ष राजेंद्र पाटीदार ने रोज शुद्ध हवा की आपूर्ति के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पेड़ पर ही अपना डेरा डाला रखा है। लिहाजा सुबह से लेकर शाम में उन्हें जब भी मौका मिलता है वह ऑक्सीजन की कमी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जाकर मचान पर बैठ जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पाटीदार शुद्ध ऑक्सीजन लेते हुए पेड़ पर ही कपालभाति, प्राणायाम और योग भी कर लेते हैं। राजेंद्र बताते हैं कि पेड़ पर बैठने के उनके ऑक्सीजन लेवल 28 साल के उम्र में ही 99 बना हुआ है। उनका दावा है कि पीपल के पेड़ के साथ जो लोग प्राणवायु की जुगलबंदी करते हैं उन्हें ना तो कोरोना हो सकता है और ना ही कभी उनका ऑक्सीजन लेवल घट सकता है। पेशे से किसान राजेंद्र पाटीदार के घर के पास से 2-3 पीपल के पेड़ हैं, जिनमें एक पेड़ उनके घर से सटा हुआ है। करीब 20 दिन से पीपल के पेड़ पर संगत जमाने वाले पाटीदार की इस पहल को देखकर ग्रामीण भी खासे खुश हैं, जिन्हें पाटीदार पीपल के पेड़ का अनूठे करते ही महत्व बना रहता है। उनके परिवार के सदस्य पेड़ पर चढ़ने से लेकर सभी साधन पेड़ की मुहैया कराने में पीछे नहीं हटे। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या बात है, वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। बाड़मेर जिले के आरजीटी थानांतर्गत छोटू गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर देशी कट्टे से फायर कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। 4 जने घायल हो गए हैं। घायलों के संचोड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम को ही एक दादा के 2 परिवार में इनमें जमीन विवाद था। आज देर शाम को एक पक्ष के लोग 1-2 गाड़ियों में आए और दूसरे पक्ष के लोग के ऊपर देशी कट्टे से फायरिंग कर दी। इसमें 5 लोगों के गोली से छर्रे लगे। इसमें संचोर धमाणा का गोलिया निवासी प्रताप पुत्र ठकराराम की मौत हो गई और गंगासर फाइलिंग निवासा रमेश कुमार पुत्र राजूराम मर्ग, संचोर धामाणा के गोलिया निवासी किशनलाल पुत्र लालाराम बिश्नोई, गुड़मालानी बाटा को गोलिया निवासी देशिया पुत्र बुराराम, आरजीटी छोटू निवासी जगाराम पुत्र हीराराम घायल हो गए हैं। इनको गुड़मालानी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद संचोर रेफर कर दिया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। आरजीटी पुलिस और वृत्ताधिकारी शुभकरण मौके पर पहुंचे, नाकाबंदी कर आरोपी का पीछा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एक वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने मृतक का शव गुड़मालानी मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना काल में मदद के लिए एक बार फिर सक्रिय हो उठे हैं। दादा के नाम से मशहूर सौरव है महानगर के विश्व अस्पतालों व गैर सरकारी संगठनों को 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए हैं। सौरव ने कहा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास खड़ा होना पड़ेगा, जितना अधिक हो सके अस्पतालों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी सौरव ने कहा प्रभावों को काफी मदद की है। उन्होंने काफी परिणामों में चावल दान किया था। सौरव की सहयोगी तानिया भट्टाचार्य ने बताया कि दादा ने एक संस्थान से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों व गैर सरकारी संगठनों को दान किया है। आगे और भी कंसंट्रेटर खरीद कर दान किए जाएंगे। देश भर में व्याप्त कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोग इस घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से विश्व राज्यों ने अपने यहाँ अलग अलग तरह के प्रतिबंध को लागू किया हुआ है। किसी प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है तो कहीं पर मिनी लॉकडाउन से काम चलाया जा रहा है, जबकि कुछ राज्य नाइट कर्फ्यू लागू करना कोरोना के मामले को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। इन पाबंदियों को सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में अब कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही मरीजों को स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। यहाँ जाने कि किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए अपने यहाँ प्रतिबंध लागू कर रखा है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर से उठी चक्रवर्ती तूफान ताउते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यह गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मंगरलाल को पास तट से टकराएगा। आशंका जताई जा रही है महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान को दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते को देखते हुए राज्य में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की रहेंगी। एनडीआरएफ गांधीनगर के डिप्टी कमांडेंट राजवंश कुमार सिंह ने बताया, 24 टीमें आज शाम तक अपनी जगह ले लेंगी, जिसमें 13 टीमें बाहर से मंगाई गई हैं। चक्रवात अभी गोवा से तट के टकराया, वहीं भारी बारिश हुई और पेड़ गिर गए। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान गुजरात के साथ केंद्र शासित दमन दीव और दादरा और नगर हवेली में तबाही मचा सकता है। तूफान के कारण केरल, तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा पैदा होने से साथ कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश होने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को देश छोड़ने की अफवाहों के बीच पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन और उनके पिता साइरस पूनावाला भी लंदन पहुंच गए हैं। परिवार वालों के साथ साथ उनके पिता के वहां पहुंचने के बाद पूनावाला के देश छोड़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि साइरस पूनावाला ने इस तरह की अफवाहों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने मीडिया को यह जरूर बताया है कि वो यूरोप में वैक्सीन के यूनिट लगाने पर विचार कर रहे हैं। साइरस पूनावाला ने कहा कि वह हर साल मई महीने में गर्मी छुट्टियां बिताने के लिए परिवार के साथ लंदन आते हैं। उन्होंने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि उनके बेटे और वो देश छोड़कर भाग गए हैं। साइरस ने बताया कि मई महीने में लंदन आना हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह रूटीन का हिस्सा है। पूनावाला ग्रुप के अंदर आने वाले कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कोरोना वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज़्यादा वैक्सीन यहीं से तैयार होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत में वैक्सीन की कमी हो गई है। पिछले महीने कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला अपने परिवार के साथ लंदन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि भारत में वैक्सीन की तत्काल सप्लाई को लेकर उनके पास राजनीतिक और ताकतवर लोगों से धमकी भरे फोन आते हैं। साइरस पूनावाला ने यह भी बताया कि उनकी कंपनी यूरोप में वैक्सीन की नई यूनिट लगाने की योजना बना रही है। सीरम इंस्टीट्यूट यूक्रेन या फिर ब्रिटेन में प्रोडक्शन यूनिट खोलने को लेकर यहां की सरकार से बातचीत कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीन उत्पादन का काम जारी रहेगा।
अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।